जब हम शिक्षण के सिद्धांतों, प्रिय विद्यार्थियों, जब हम शिक्षण के सिद्धांतों की बात कर रहे थे तो उसमें एक सिद्धांत शिक्षक के व्यवहार संबंधी सिद्धांत भी था। उस सिद्धांत में यह देखने को मिलता है कि शिक्षक का व्यवहार किस तरह से है, और उसमें हम शाब्दिक तरीके से और अशाब्दिक तरीके से शिक्षक के व्यवहार को ध्यान में रखते हैं। जब वह अध्यापन कार्य करता है तो उस अध्यापन कार्य करते वक्त वह शाब्दिक तरीके से व्यवहार करता है, शब्दों के माध्यम से प्रयोग करता है। और कुछ ऐसे अध्यापन कार्य में कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं, कुछ उनके कौशलों में वह शामिल होता है कि वह अशाब्दिक तरीके से भी अध्यापन कार्य करता है। मुख मुद्रा, हाव भाव, प्रदर्शन और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पर वह शाब्दिक और अशाब्दिक तरीके से अध्यापन कार्य करता है। तो शिक्षण को जब भी प्रभावशाली बनाना होता है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए हम शाब्दिक व्यवहारों का, अशाब्दिक व्यवहारों का भी प्रयोग करते हैं शिक्षा में। कुछ शिक्षण के सामान्य से सिद्धांत हैं। उन सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में जब हम रखते हैं तो हमारा शिक्षण बहुत ही प्रभावशाली होता है। और प्रिय विद्यार्थियों, जब भी आप अध्यापन कार्य करें, अध्यापन कार्य करते वक्त आप शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों का पालन करें और विशिष्ट सिद्धांतों का भी पालन करें। सामान्य सिद्धांतों की बात जब आती है तो उसमें यह देखने को मिलता है कि जब भी आप शिक्षण कर रहे होते हैं उसमें पाठ योजना के आधार पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। जब आप अध्यापन से पहले उन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, सामान्य सिद्धांतों का ध्यान रखते हैं, आप अपने प्रस्तुतिकरण में, पाठ योजना में, उद्देश्य में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें आप इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपका शिक्षण प्रभावी होता है और आप सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से शिक्षण कर पाते हैं। फिर आपको 40 मिनट में हमें विद्यार्थियों तक क्या क्या पहुंचाना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अध्यापन कार्य करते हैं। और जहां पर आप समय निश्चित कर देते हैं वहां पर आप क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुतिकरण करते हैं और आपका शिक्षण सफल होता है। इसलिए शिक्षण के कुछ सामान्य से सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में प्रयोग करते हैं जिससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति होती है। और जब भी हम शिक्षण करते हैं तो हमारा शिक्षण प्रभावी और प्रभावशाली होता है। इसमें सबसे पहली बात क्या है? उद्देश्यों की निश्चितता। जब भी आप शिक्षण कर रहे होते हैं आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि आप अपना विद्यार्थियों को कौन सा ज्ञान देना चाहते हैं और विद्यार्थियों को किस तरह जो भी आप ज्ञान देना चाहते हैं आप एक उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपका उद्देश्य सुनिश्चित होना चाहिए कि हम कौन से उद्देश्य को लेकर के कार्य को कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है अथवा नहीं पूरा हो रहा है। इसलिए आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। और आप अपने शिक्षण व्यवस्था में सामान्य सिद्धांतों के तहत आप शिक्षण का रुचि जागरण का सिद्धांत भी होना चाहिए। रुचि जागरण का सिद्धांत, आप इस तरह का शिक्षण करिए, आप इस तरह का अध्यापन कार्य करिए कि उस अध्यापन कार्य में आप इस तरह का अध्यापन कार्य करिए कि विद्यार्थियों के अंदर रुचि जागृत हो जाए, विद्यार्थियों को विषय वस्तु पढ़ने के लिए उनके अंदर एक अभिप्रेरणा जागृत हो जाए, रुचि जागृत हो जाए। और जब रुचि जागृत होगी तो विषय वस्तु को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको अवबोध कर पाएंगे। इसलिए सामान्य सिद्धांतों में रुचि जागरण का सिद्धांत भी स्पष्ट आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद नियोजन का सिद्धांत, शिक्षण का नियोजन का सिद्धांत। शिक्षण का नियोजन का सिद्धांत क्या है? शिक्षण का नियोजन का सिद्धांत यह है कि जब भी आप शिक्षण करने जा रहे हैं उस शिक्षण कार्य करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारा जो प्लान है, हमारी जो योजना है
वह योजना कितनी सुव्यवस्थित और तर्क संगत है, कितनी क्रमबद्धता से है, उद्देश्य और विभिन्न तथ्यों से के हेतु स्पष्ट है कि नहीं है। इसलिए हमको किस चरण में क्या करना है, हम कौन सी विषय वस्तु रखेंगे, किस रुचि योग्यता क्षमता के आधार पर रखेंगे, इन सारी चीजों का आप नियोजन करते हैं, प्लान करते हैं, और इस प्लान के आधार पे आपका शिक्षण प्रभावशाली होता है। और अगला है पाठ्य सामग्री का उचित इकाई में विभाजन करना। जो भी आपको विषय वस्तु पढ़ानी है, अध्यापन कार्य करना है, उस अध्यापन कार्य में आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो आपकी पाठ्य सामग्री है, जो आपकी विषय वस्तु है, उसको आप छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर देते हैं। क्यों? जब आप उसको छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर देते हैं तो फिर आपका शिक्षण प्रभावशाली होता है और आपके शिक्षण में कोई समस्या नहीं आती है। इसलिए पाठ्य सामग्री का, विषय वस्तु का उचित इकाई में विभाजन करना भी इसके सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। उसके बाद शिक्षण विधि के प्रयोग का सिद्धांत। जब आप शिक्षण करेंगे तो शिक्षण करते वक्त आप कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे, किस तरह की प्रविधि का प्रयोग करेंगे, तो शिक्षण की विधियों का और प्रविधियों का कितने अच्छे तरीके से आप प्रयोग कर रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। आप जितने अच्छे तरीके से शिक्षण की विधियों का प्रयोग करते हैं और जितने अच्छे तरीके से शिक्षण की प्रविधियों का प्रयोग करते हैं, साधनों का प्रयोग करते हैं, उतने ही बेहतर तरीके से आपका शिक्षण प्रभावशाली होता है। उसके बाद क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसका मतलब यह है कि आपको क्लास में एक्टिव रहना होगा, आपको सक्रिय रहना होगा। जब आप सक्रिय रहेंगे तो सक्रियता के साथ अध्यापन कार्य करेंगे तो विद्यार्थियों तक वह ज्ञान आसानी से पहुंचेगा और विद्यार्थी आसानी से समझ जाएंगे, अवबोध कर पाएंगे। इसलिए क्रियाशीलता के सिद्धांत का भी वर्णन है यहाँ पर। उसके बाद जब भी आप शिक्षण कर रहे होते हैं उसमें जिन चीजों का ध्यान रखना होता है, उसमें क्या होता है, पूर्व अनुभव के प्रयोग का, उपयोग का सिद्धांत। जब भी आप शिक्षण कर रहे होते हैं उसमें आपके पूर्व अनुभवों का प्रयोग किया जाता है। जब आप पूर्व अनुभवों का प्रयोग करेंगे शिक्षण में तो आपका शिक्षण प्रभावशाली होगा और आपका शिक्षण बेहतर होगा। इसलिए क्रियाशीलता के सिद्धांत के बाद पूर्व अनुभव के उपयोग का सिद्धांत कहा जाता है और पूर्व अनुभव के उपयोग के सिद्धांत का प्रयोग भी शिक्षण में करना चाहिए। इसके बाद मापन और मूल्यांकन का सिद्धांत। आपने जो पढ़ाया है उसका आप मापन किस तरह से करेंगे, उसका आप मूल्यांकन कैसे करेंगे, वह मूल्यांकन किस तरह से होगा, प्रश्नोत्तर विधि से, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक किस तरीके से होगा, आप इसको डिसाइड करते हैं, आप इसका निर्णय करते हैं, आप इसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो मापन और मूल्यांकन के सिद्धांत में आप मापन करते हैं, किसी भी जो ज्ञान प्रदान करते हैं उसका आप मापन करते हैं और आप उसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के बाद से ही आपको पता चलता है कि हमारा ज्ञान विद्यार्थियों तक कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक नहीं पहुँचा है। इसलिए मापन मूल्यांकन के सिद्धांत को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। उसके बाद अनुकूल वातावरण का सिद्धांत। यदि आपका वातावरण अनुकूल नहीं है तब भी आपका शिक्षण प्रभावी नहीं होगा। इसलिए अनुकूल वातावरण का भी होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है और अनुकूल वातावरण के सिद्धांत का भी शिक्षण में पालन किया जाता है। उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। प्रत्येक विद्यार्थी अपने अपने अनुसार सीखता है, अपने अपने अनुसार वह जानने समझने की कोशिश करता है, क्योंकि वह अलग परिवेश से आया हुआ होता है, अलग तरीके से वह सीखने की कोशिश करता है। कोई शीघ्रता से सीखता है और कोई देर में सीखता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी की जो व्यक्तिगत स्थिति है उस स्थिति को ध्यान में रख करके आपको शिक्षण करना चाहिए। जब आप उसको ध्यान में रख करके शिक्षण करते हैं तो आप प्रत्येक विद्यार्थी का आपको ध्यान भी रहता है और प्रत्येक विद्यार्थी को आप कुछ न कुछ बता पाते हैं, सिखा पाते हैं। इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इसका ध्यान रखना होता है। तो हम जो शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों की चर्चा कर रहे थे
कि हम शिक्षण में हम सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग कैसे करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, और भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों की चर्चा कर रहे थे। इन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके यदि आप शिक्षण करते हैं तो आपका शिक्षण प्रभावशाली होता है और वह प्रभावी भी होता है। और इसके साथ साथ जब आप शिक्षण कर रहे होते हैं तो उन शिक्षणों में हम शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों की तो बात किए, विशिष्ट सिद्धांतों की भी बात किए, लेकिन कुछ शिक्षण के सूत्र ऐसे होते हैं जिन शिक्षण के सूत्रों को अपनी शिक्षा व्यवस्था में, अपने अध्यापन में जब आप शामिल करते हैं तो विषय वस्तु बड़े ही स्पष्ट तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से विद्यार्थियों तक पहुंचाई जा सकती है। इसलिए हम शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उन सूत्रों का हम प्रयोग करते हैं अपनी शिक्षा व्यवस्था में। जैसे जब हम शिक्षण सूत्र की बात करते हैं तो शिक्षण सूत्र क्या करते हैं, किस तरह के होते हैं। शिक्षण संबंधी वे सामान्य विचार तथा कार्य करने के जो तरीके हैं, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में, हमारे शिक्षण में, हमारे अध्यापन कार्य में सहायक सिद्ध होते हैं, उन्हें हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। जैसे आप सिद्धांत पढ़ रहे थे, उसी तरह हम सूत्रों की भी बात करेंगे। तो सूत्रों की बात कर रहे हैं तो सूत्र के आधार पे जब हम ज्ञान बांटते हैं, प्रदान करते हैं, तो आसानी से विद्यार्थियों तक वह ज्ञान पहुंच जाता है। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण के सूत्र हैं, उन सूत्रों को भी ध्यान में रख करके हम शिक्षण कार्य करते हैं और अपनी शिक्षा व्यवस्था में क्रमशः जहाँ जिस सूत्र की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम उस सूत्र का प्रयोग करके अपने शिक्षण को सरल और सुगम बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए शिक्षण सूत्रों में सबसे पहला जो शिक्षण सूत्र है वह है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और सरल से जटिल की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, और अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर, और मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। हम इन्हीं कुछ शिक्षण सूत्रों की व्याख्या करते हैं और इन्हीं शिक्षण सूत्रों को हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में शामिल करते हैं। उसके आधार पर ही हम शिक्षण कार्य करते हैं। तो सबसे पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। हम इसकी व्याख्या करते हुए चल रहे हैं। इन सूत्रों को थोड़ा थोड़ा आप समझते हुए चलिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। विद्यार्थी जो ज्ञान जान रहा है, विद्यार्थी को जो ज्ञान की प्राप्ति है, पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान से आप नवीन ज्ञान को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो पूर्व ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर आप जो वह नहीं जानता है, उस ज्ञान की ओर आप आगे बढ़ते हैं और इस सूत्र का सहारा लेते हैं, तो विद्यार्थियों को ज्ञात से अज्ञात की ओर का बोध होता है। दूसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से विद्यार्थी बहुत सारी चीजों को देखता है, वह वस्तुओं को देखता है, वस्तुओं को देखने के बाद धीरे धीरे उसके सूक्ष्म तत्वों की ओर जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले वह मूर्त रूप से किसी चीज को देखने की कोशिश करता है और उसके बाद वह अमूर्त की ओर जाता है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर अथवा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की कोशिश करता है। यदि विद्यार्थी को बाह्य बड़े पदार्थों से ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो उससे वह उसके विभिन्न छोटे छोटे तथ्यों की ओर भी वह जाने की कोशिश करता है इस सूत्र के माध्यम से। अगला है सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर का तात्पर्य क्या है? विद्यार्थी कुछ ऐसी विषय वस्तु को समझ रहा है, सीख रहा है, सरलता से सीख रहा है। हम किसी विषय वस्तु को पढ़ाते हैं तो उसको सरल तरीके से सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं। उसके बाद सरल से धीरे धीरे हम कठिन की ओर जाते हैं। कठिन की ओर जाते हैं तो उसका तारतम्य भी बना होता है और वह जटिल से जटिल विषय वस्तु को बहुत ही आसानी से इन सूत्रों के माध्यम से सीख जाता है। इसलिए सरल से जटिल की ओर सूत्र के आधार पर हम शिक्षण कार्य करते हैं तो हमारा शिक्षण प्रभावी होता है। उसके बाद हम
प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाते हैं। हम ऐसी विषय वस्तु को, ऐसे तथ्यों को देखते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई देता है, और प्रत्यक्ष का ज्ञान करके हम अप्रत्यक्ष की ओर जाते हैं, जो हम नहीं देखे हैं ऐसे ज्ञान की ओर जाते हैं। तो ऐसे ज्ञान का बोध प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष सूत्र से हो जाता है। इसके बाद पूर्ण से अंश की ओर जाते हैं। पूर्ण से अंश कैसे? जब हम किसी चित्र को विस्तार से उसके पूर्ण अंशों को पूर्ण तरीके से देख लेते हैं, और उसके बाद हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं, उसके छोटे अलग अलग हिस्से करते हैं। तो पहले हम व्यापक तरीके से देख लेते हैं, और उसके बाद हम उसके छोटे छोटे पार्ट करके, उसके हिस्से करके समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम पूर्ण से अंश की ओर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो हम इस शिक्षण सूत्र से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और उसके बाद है अनिश्चित से निश्चित की ओर। ऐसा ज्ञान जो अनिश्चित है। अनिश्चित ज्ञान की प्राप्ति पहले होती है, और धीरे 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 निश्चित की ओर वह जाता है। तो जब हम अनिश्चित से निश्चित की ओर जाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो शिक्षण का सूत्र है वह हमें एक मार्गदर्शन प्रदान करता है और सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए अनिश्चित से निश्चित की ओर जाने की प्रक्रिया हमें कुछ न कुछ सिखाती है। उसके बाद है विश्लेषण से संश्लेषण करना। विश्लेषण क्या है? हम किसी भी विषय वस्तु को अलग तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं। और संश्लेषण क्या है? हम किन्हीं विषय वस्तुओं को, छोटी छोटी विषय वस्तुओं को हम धीरे धीरे जोड़ करके उसको समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। उसे हम कहते हैं संश्लेषण करना। तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जब हम ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसी विषय वस्तु का ज्ञान हमें प्राप्त करना है जो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ले जाता है। यदि आपको इस तरह का ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपको इस शिक्षण सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट ज्ञान पहले अगर आपको प्राप्त होता है, तो विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद आप सामान्य की ओर जाते हैं। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जब आप किसी उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं, विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं, तो उस संदर्भ में हम क्या करते हैं? हमें जब विशिष्ट ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान, सामान्य ज्ञान की तरफ जाना होता है, तो हम सबसे पहले विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उसके बाद हम फिर सामान्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस तरह का ज्ञान यदि प्राप्त करना है आपको, तो आपको विशिष्ट से सामान्य शिक्षण के सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा। और फिर अगला है वैज्ञानिक से तार्किक की ओर। जब भी आप ज्ञान देते हैं, विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करते हैं, तो आप विद्यार्थियों की रुचि, जिज्ञासा, उत्साह के आधार पर जब आप अध्यापन कार्य करते हैं, तो हम इसको कहते हैं वैज्ञानिक तरीके से। और फिर इसी रुचि और जिज्ञासा और उत्साह के साथ हम जब तर्क की ओर जाते हैं, तर्क करते हैं किसी चीज में, तो हम तार्किक की ओर जाते हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि हम वैज्ञानिकता की ओर से तार्किक की ओर जाते हैं। और जब हमें वैज्ञानिकता से तार्किकता की ओर जाना हो, तो हमको इस शिक्षण सूत्र का सहारा लेना पड़ता है, और इसी शिक्षण सूत्र के आधार पर ही हम अपना शिक्षण करते हैं और हमारा शिक्षण प्रभावशाली होता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसे शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण के सूत्र थे जिनके बारे में हमने चर्चा की आपसे। मुझे आशा है कि आप लोगों को शिक्षण सूत्र और शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। यदि आपको इन सारे ज्ञानों में, इन सारी विषय वस्तुओं में यदि संदेह है, तो आप अवश्य हमें सूचित करिएगा, और हम इन शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण सूत्रों के बाद कुछ और नया आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।